A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the part 3 of the analysis of 2023 examinations of English literature for class 12 ISC. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. प्लीज इसको अपने जो मेन एग्जाम्स होगा उससे पहले जरूर वॉच इट. Okay, we'll be starting with ecos today. Ecos and reverie we'll be doing. इससे पहले वाला जो पार्ट था जिसमें हम लोग ने टेम्पेस्ट पढ़ा था, वी स्टडीड द एनालिसिस, वी स्टडी कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको इसमें समझने होंगे. ये इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग इकोस और रेवरीज पढ़ेंगे. दो क्वेश्चन साउंड मशीन और टू बिल्ड अ फायर आपके कोर्स में नहीं है. तो वील बी टेकिंग ओनली द स्टोरीज जो आपके कोर्स में. सबसे पहला आता है द सिंगिंग लेसन. क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का जिसमें लिखा है कि रेफरिंग क्लोजली टू द शॉर्ट स्टोरी द सिंगिंग लेसन, शो हाउ द हेड मिस्ट्रेस समन्स्ड टू मिस मिडोज इवेंचुअली. ठीक है, उन्होंने कैसे उसको बुलाया और उसके कारण इट ब्रिंग्स द लेटर दैट इज मिस मिडोज फ्रॉम द कोल्ड डिस्पेयर टू अ रिलीम ऑफ होप, लव एंड जॉय. मतलब कैसे वो बहुत ज्यादा उनका जो मूड है कैसे चेंज हो गया मिस मिडोज का आफ्टर द हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड हर. ओके, तो इसका हम लोग सबसे पहले एनालिसिस पढ़ते हैं सिंगिंग लेसन का. बहुत सारे कैंडिडेट्स आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली. कुछ स्टूडेंट्स हैव ट्रेस्ड द चेंज फ्रॉम डिस्पेयर टू जॉय. मतलब कुछ स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ पाए कि शी वॉज हैप्पी इवेंचुअली. इसीलिए मैं कहती हूँ कि समरीज छोड़ो, तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो सीधे. A few candidates wrote कि Miss Meadows received a letter from headmistress instead of a telegram. ओके, अब आप समझ रहे हो कि कितनी बेसिक चीजें हैं जिस पर आप लोगों को फोकस करना है. सिंस जब ये मैंने फर्स्ट टाइम अभी पढ़ा था तो आई ऑल्सो वॉज सरप्राइज कि ओके ये भी चीज होती है. मतलब वी हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो सिंस टेलीग्राम इज समथिंग जो इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है फ्रॉम मशीन टू मशीन. लेटर मतलब मुझे भी ऐसे लगा था. अभी आई हैव ऑल्सो टॉट यू ऑल, आई हैव ऑल्सो स्टडीड फॉर माई ओन सेल्फ. तो हमको ऐसा लगा था कि ये लेटर ही उन्होंने पोस्ट किया है जाकर के बेसिल ने, बट नहीं, इट वॉज ए टेलीग्राम एंड कुड नॉट डेवलप द चेंज दैट अकर्ड इन मिस मिडोज when she returned to the class in a happy and gleeful mood. और ये चीज मतलब वो बता नहीं पाए. तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस कि अगर उसमें मूड चेंज की बात बताई गई है, क्योंकि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सिंगिंग लेसन दोनों के अपीयरेंसेस, मिस मिडोज के भी, मिस वाइट का नहीं, साइंस मिस्ट्रेस का. साइंस मिस्ट्रेस और इनका क्या इंटरक्शन हुआ था दैट यू आर सपोज टू स्टडी इन दिस. उसके बाद हाउ शी मूव, मतलब उसके मूड आपको डिफाइन करने की, वो लेटर के एनालिसिस के साथ कैसे अपना मूड डिफाइन कर रही थी, ये सारी चीजें. और वो उसके बाद व्हेन शी कम्स बैक तो शी सेज द गर्ल्स टू ओपन पेज नंबर 32 एंड ओपन एंड सिंग अ हैप्पी सॉन्ग. जो हेड मिस्ट्रेस थी वाज मेड टू बी अ विलन ऑफ द पीस which who was jealous of Miss Widow's happiness as she herself was a spinster. तो ये हिस्सा तो कुछ था ही नहीं. मिस वायट जो थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब दिस इज व्हाट बहुत कॉमन आंसर्स देखो लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको एज एनालिसिस दिया हुआ है कि यहाँ पर मिस मिडोज को एक विलेन के जैसे शो कर दिया गया था क्योंकि शी हरसेल्फ वाज इन मतलब शी हरसेल्फ वाज नॉट मैरिड. तो ये चीजें बिल्कुल ही गलत है. तो इसीलिए फोकस ऑन व्हाट आप पता है ये सारी चीजें शो करती है कि स्टूडेंट्स हैव वेंट इनटू अ रॉन्ग एनालिसिस ऑफ द स्टोरी. तो दीज थिंग्स आर व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू. ठीक, अब इसमें हम लोग इसका जो मेन पार्ट है जिसमें सॉल्यूशन दिया है दैट वी विल स्टडी. देखो सॉल्यूशन में भी उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन मेंशन एनी 5 रेलेवेंट पॉइंट्स. गुड थिंग होगी अगर आप इसको पॉइंट्स में ही लिखोगे. इट वुड बी रादर बेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन पैराग्राफ्स, या फिर पैराग्राफ्स भी 2-3 लिखो. ओके, कैंडिडेट्स शुड मेंशन द फॉलोइंग. सबसे पहले लिखा हुआ है कि इन द मिडल ऑफ द सिंगिंग लेसन मोनिका कम्स एंड इन्फॉर्म्स मिस मिडोज कि मिस वाइट जो है वो उनको उनसे मिलना चाहती है. मिस मिडोज जाती है, शी वेंट थ्रू द साइलेंट एंड कोल्ड कॉरिडोर्स एंड वही कोल्डनेस जो है वो उसके डिस्पेयर को रिफ्लेक्ट कर रही है. जब वो एंटर करती है हेडमिस्ट्रेस के रूम में, हेडमिस्ट्रेस उसको हैंड्स हर अ पिंक एनवलप दैट कंटेन्स अ टेलीग्राम. टेलीग्राम जो है वो फ्रॉम बेसल था. मैसेज लिखा था पे नो अटेंशन टू लेटर
must have been mad, bought a hat stand today, Basil. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, तो इसको आप पढ़ सकते हो. मिस वाइट वहां पर उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं लेडी को, मिस मिडोज को, कि अपने क्लास में जाओ. Also emphasizes upon the fact कि she doesn't approve of teachers getting telegrams in school hours unless it is bad news. तो ये भी चीज थी जो उन्होंने मिस वाइट ने बोली थी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर दो बेसिल डज नॉट अपोलोजाइज और एक्सप्लेन हर अर्लियर रिएक्शन. जो मैसेज था टेलीग्राम से का, इट ड्रामेटिकली चेंजेस मिस मिडोज स्टेट ऑफ माइंड. मतलब कि वो बेसिल ने जो पहले कहा जो अभी कहा उसके बीच में ही डिडंट अपोलोजाइज, बट स्टिल मिस मिडोज का मूड जो है वो सही हो गया था. एंड मिस मिडोज स्पीड्स बैक टू द म्यूजिक हॉल ऑन द विंग्स ऑफ होप, लव एंड जॉय. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी है. देन शी इंस्ट्रक्ट्स द गर्ल्स टू ओपन पेज 32. शी पिक्स अप द chrysanthemum, holds it to her lips and to hide her smile, and she sings, her voice now deep, glowing with expression. तो these things you have to mention. ये I will send you this PDF, reread it. जो आपको important points लगते हैं वो लिख लेना अपने पास. Next is the last one, जो बी वर्ड्सवर्थ का है, जिसमें लिखा हुआ है दैट डू यू थिंक जो फ्रेंडशिप थी इज नॉट अ मैटर ऑफ एज बट इमोशनल कनेक्ट. गिव योर व्यूज विद क्लोज रेफरेंस टू वी.एस. नैपॉल्स शॉर्ट स्टोरी बी वर्ड्सवर्थ. तो उसी के रेफरेंस में आपको ये बताना है. तो पहले हम लोग इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं बी वर्ड्सवर्थ का. बी वर्ड्सवर्थ में कैंडिडेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द फ्रेंडशिप बिटवीन यंग नरेटर एंड बी वर्ड्सवर्थ. Many candidates wrote how the friendship between the boy and B. Wordsworth strengthened, giving appropriate instances from the text. Right from the beginning, जब वो उसके घर जाता है, उसके बाद they had mango and wherever they enjoyed down the stars. तो वो सारी चीजें उसमें mention करनी है. The facts that the harshness of the mother, the absence of a father, strengthened the bond between the young boy and B. Wordsworth was not brought out. ये चीज अभी जहां पे भी लिखी होगी इसको अपने पास एक पॉइंट के जैसे you can write it अपने पास, you can mention this. In many cases जो आंसर्स थे वो खाली समरी थी जो तुम लोग को नहीं लिखनी है. I am again telling you all, एनालिसिस पढ़ा करो. ठीक है, कहीं से भी अगर आप समरी पढ़ते हो तो समरी इज ओके, एवरीवन नोज, एग्जामिनर इवन नोज द समरी. आपको उसका एनालिसिस पढ़ना है. The fact that the interaction between the two characters stretches and transcends the boundaries of age were not brought out clearly by candidates. तो उनके बीच जो एक बॉन्ड बनता जा रहा था अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेयर इंटरैक्शन, वो भी शो करना था. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ बी वर्ड्सवर्थ, जिसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए. what should they have written, और या आपको भी क्या लिखना चाहिए इसमें. यंग बॉय और बी वर्ड्सवर्थ जो थे, they meet when the later B. Wordsworth comes to one day to the boy's house wanting to watch the bees. Unusual request piques the interest of the boy, though the boy's mother views the man with suspicion. तो उस टाइम पर उनके बीच में एक इंटरेस्टिंग द बॉन्ड शुरू हो चुका था, because the boy was very much curious to know कि भाई ये कौन है. Gradually the two begin meeting more often. Poet becomes a mentor to the young boy, perhaps because the boy only had his practical and harsh mother. Why? Because the boy के पास सिर्फ अपनी एक practical और harsh mother थी, who had no time to appreciate boys sensitivity. ठीक है, ये भी उसका एनालिसिस ही है. दिस इज नॉट द समरी. ओके, ये चीजें लिखी नहीं है उसमें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आई विल सेंड यू दिस सून आफ्टर दिस, क्योंकि ये वाला सेशन हो गया कंप्लीट. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. आप वहां से उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करवाओ, लिख लो. दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू. बी वर्ड्सवर्थ कहते हैं ऑन द अदर हैंड अप्रिशिएट्स द बॉय as a fellow poet. मतलब वो कहते हैं ना कि you can also be a poet, you also have a poet inside you. Encourages his poetic sensibility and sensitivity. जो फ्रेंडशिप है evolves and barriers of age जो है वो चले जाते हैं as
through their exploration of natural world. बी वर्ड्सवर्थ यहाँ पर encourage करते बॉय को to view the world from a new perspective कि एक नए नजरिए से वर्ल्ड को देखो. इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी टुगेदर जो बॉय है वो इम्बाइब करता है द क्वालिटीज ऑफ पेशेंस, लिसनिंग विथ पर्पस, एम्पैथी एंड मैच्योर्स इमोशनली. तो ये उसकी ग्रोथ है जो इसमें शो की गई है. जो यंग बॉय है ही प्रोबेबली फिल्स द इमोशनल वॉइड इन बी वर्ड्सवर्थ लाइफ कि उसके लाइफ में जो एक इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था वो यंग बॉय जो है वो उसको फुलफिल करता है. जो रिलेशनशिप है दैट वाज मीनिंगफुल टू बोथ इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि पोएट जो है वो शेयर करता है अपना पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ एंड उसके जो एस्पिरेशंस हैं विद अ यंग फ्रेंड. बी वर्ड्सवर्थ tells the boy not to visit him again. He probably wishes to shield him from the harsh realities of life. ठीक है कि वो उसको उन रियलिटीज से बचाना चाहता है, दूर रखना चाहता है. ये इसका शॉर्ट आंसर में भी जो फिलअप्स है उसमें भी यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था. तो दिस यू कैन स्टडी. जो इंटरेक्शन है वो उनकी फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है. ओके, तो दिस वाज फॉर द पार्ट ऑफ रेवरी. अभी हम लोग सॉरी इकोज. तो अभी हम लोग इसका एक हिस्सा सजेशंस का पढ़ लेते हैं. थरो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू ऑल. मेरे जितने भी बार हमने आपको पढ़ाया होगा लिटरेचर, आपने जितने भी सेशंस दिए होंगे उसमें से 90% है मैंने यही बोला है कि स्टडी द टेक्स्ट. Identification of the tone, mood, and so on should be emphasized while teaching. Students should be taught to compare and contrast the attitudes and reactions of different characters. अगर दो characters है एक story में तो आपको दोनों के बीच का जो difference या comparison है वो करना is very much necessary. फिर themes should be emphasized. जैसे इसी की theme है friendship, ठीक है, of B. Wordsworth. तो that should be encouraged. And these themes through reference to specific instances should be brought into. Then students जो है उनको they need to be taught कि questions को properly and पढ़ो and identify कि question आपसे पूछ क्या रहा है. अगर आपसे वो फ्रेंडशिप के बारे में पूछ रहा है तो टेल ओनली ऑफ द फ्रेंडशिप इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि उन दोनों के बीच ये बेसिक इंटरेक्शन हुआ. ये सिर्फ समरी लिखाने से अच्छा है कि आप उसमें बेटर होगा कि आप उसी चीज पर फोकस करो जो उसमें पूछा गया है. टेक्स्ट शुड बी डिस्कस जैसे कि उसमें थीम्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्टैंड्स टेकन बाय कैरेक्टर्स. वो सारी चीजें एनालिसिस के फॉर्म में होनी चाहिए. एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये सब चीजें एनालिसिस में भी आप पढ़ लोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल. Relationships should be thoroughly discussed and viewed from varying viewpoints in the story. Students should be encouraged to identify the examples from the text to defend the standpoints taken. देखो इवेंचुअली हमें यही समझ में आया इससे कि एक तुम लोग को टेक्स्ट पढ़ना है बहुत तरीके से, दूसरी उसकी थीम्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है, फिर तुम लोग को उसके कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और जो भी टेक्स्ट के रेफरेंसेस हैं, कोट्स हम कह सकते हैं आसान भाषा में, तो वो सारी चीजें यू नीड टू रिमेम्बर इन द पार्ट ऑफ लिटरेचर. While analyzing a short story, the setting, characters, plot, conflict and themes should be discussed. ये सारी दुनिया भर की चीजें तुम लोग को इसमें पढ़नी है eventually. Okay, moving towards a part of short story, सॉरी पोएट्री, जिसमें हम लोग की 3 पार्ट्स है. इसमें डोवर बीच, डार्कलिंग थ्रश एंड बर्चेस. तो सबसे पहले आता है डोवर बीच. शो हाउ द पोएट कोरिलेट्स द ग्रेजुअल receding of the sea of faith with the gradual loss of human faith in religion. तो ये जो थर्ड पैराग्राफ था, हमने आपको ये चीज बताई थी while preparing for literature वाले पेपर में, वीडियो में, कि आपको इसको कोई भी अगर स्टोरी या पोएम है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो या पार्ट्स में डिवाइड करके उसके हेडिंग अकॉर्डिंग लिखो. तो ये जो उसका सबसे लास्ट पैराग्राफ है ये उसमें पूछा गया है. ओके, अब नाउ वील मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस, जिसमें बोला गया है दैट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो डोवर बीच को समझ ही नहीं पाए. बहुत ट्रिकी सी, थोड़ी सी अजीब सी पोएम है. आई एग्री, मैंने भी इसको 2 बार पढ़ाया है क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम नहीं समझ में आया है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी है उसमें. एज अ रिजल्ट ऑफ द आंसर्स वर वाइड ऑफ द मार्क, मतलब कि बहुत नाइस आंसर्स नहीं मिले एग्जामिनर्स को. कुछ कैंडिडेट्स वर एबल टू ड्रॉ कोरिलेशन
between the receding sea and the sea of faith. They were not able to relate the role of sea of faith in human lives, the comparison with the girdle and the protective function of the girdle. ये मैंने आप लोगों को एक बॉक्स शो करके दिखाया था कि अर्थ है उसके ऊपर ऐसे करके वो टाई अप है, तो दैट इज गिर्डल, ठीक है। सी ऑफ फेथ उसके ऊपर ऐसे करके बंधी हुई है, फेथ एक्चुअली बंधा हुआ है। सम कैंडिडेट्स कुड नॉट प्रॉपरली कोरिलेट द ग्रेजुअल receding of the sea of faith with the gradual loss of human faith in religion. Most candidates wrote generalized answers with lot of repetition focusing on faith and its loss in human lives. एक एक बस इतना काम करो तुम लोग इसके लिए, ये जो कठिन सी पोएम मुझे ऐसा लग रहा है ये एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ के, तो जो इसके तीनों पैराग्राफ्स है ना उसका एक सुंदर सुंदर से समरी प्लस एनालिसिस मिला करके या स्टैंडा वाइज एक्सप्लेनेशन लेकर के उसको अपने पास लिख लो। फर्स्ट पैराग्राफ आएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना, आएगा वो पार्ट्स में, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ आपका सीन का डिस्क्रिप्शन है, सेकेंड पैराग्राफ सोफिक्लीज है, और थर्ड पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अलग अलग पैराग्राफ्स करके लिख लो, जो वाला पार्ट है वो वाला इसमें मेंशन कर देना, दिस विल बी इवन इजियर। अभी हम इसका भी पार्ट आपको दिखाते हैं, ओके। तो ये मतलब इवेंचुअली मुझे ये इससे समझ में आया कि डोवर बीच स्टूडेंट्स को समझ में कम आई थी, एंड उसका जो आंसर होना चाहिए था वो एग्जामिनर्स को अच्छे से नहीं मिला। अब इसमें लिखा हुआ है कि डोवर बीच एक्सप्रेसेस अ रिग्रेट एट द लॉस ऑफ फेथ इन गॉड एंड रिलीजन, जो वैलिडिटी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग थियोलॉजिकल एंड मॉरल पर्सपेक्ट्स है, दे वर चैलेंज बाय साइंटिफिक पॉस्टुलेट्स। ये इतनी कठिन चीजें लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। Like the sea, faith once girdled the world like an attractive bright colored scarf, tightly binding one together. ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया भी था इन द वीडियो, दिस यू कैन सी। नाउ सी ऑफ फेथ इज रिसीडिंग। अब सी ऑफ फेथ जो है वो लोगों के मन से वो विश्वास, वो रिलीजन की प्रति जो एक डिवोशन होता है वो खत्म हुआ जा रहा है। The power of religion to give unity and meaning is waning, and leaving behind only cold wind whistling over the desolate beach. मतलब अब सिर्फ cold winds है वहां पर, there is gloom everywhere, and there is no power of religion that comes with, that brings unity, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। जो पोएट है, he has compared faith in religion to a sea that surrounds the world, और जो सी है इट इज फुल ऑफ टाइड एंड देन इट ebbs away with mournful music over the pebbles, मतलब वो आती है वो वापस चली जाती है। The grating of the pebbles brings eternal note of sadness, और जो pebbles से जो आवाज आ रही है that brings out the sadness, जो harsh grating noise है echoes the human condition without faith, and it shows that human beings are without any sort of faith for the religion they have. The poet reminds the world when time had faith in God and believed in religion, मतलब उस समय पर when people had love, faith in them, ठीक है, तो वो वाला समय वो पोएट उनको याद दिलाते। पर अब जो वो फेथ है इट इज ग्रेजुअली फेडिंग अवे। ह्यूमन माइंड जो है वो पेबल्स के जैसे हैं ऑन द शोर्स दैट विच बिकम नेकेड व्हेन द वाटर रिसीड्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो, राइट फ्रॉम द पार्ट जहां पर जो पोएट है वो कहता है लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर, उससे पहले के हिस्से तक यू कैन डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स, ठीक है। अच्छे 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 पॉइंट्स इसमें दिए हुए सुंदर सुंदर से, तो दीज यू कैन डू, ओके। इसके बाद हम लोग वील मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ नेक्स्ट पोएम जिसमें बोला गया है डार्कलिंग थ्रश के बारे में। डार्कलिंग थ्रश में जो पोएट है he encounters with an aged thrush as a passage of amazement, मतलब पोएट पहले तो जब वो उसको बर्ड दिखती है तो वो ही रिएक्ट्स विद अ लॉट ऑफ सरप्राइज, अमेजमेंट, और बाद में इट मूव्स टू अ सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, की हम खुद का ही एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है ऐसा कि जो बर्ड है वो बहुत खुश है बट मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही है। आई एम क्वेश्चनिंग माई ओन मेंटल हेल्थ या मेंटल एक्सपीरियंसेस कि क्यों मुझे वो चीज नहीं दिख रही है जो उस बर्ड को दिख रही है।
ओके, तो दिस वे विल स्टडी हियर, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि कैंडिडेट जो थे दे वर मोर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन, कुड आंसर इफेक्टिवली, मतलब अच्छे से पढ़ा था क्योंकि आसान थी पोएम है ना ये वाली। बर्चेस भी थोड़ी सी अजीब लगती है मुझे, बट ये वाली यू पीपल आर ग्लैड कि डार्कलिंग थ्रश अभी भी है तुम लोग के कोर्स में। मोस्ट कैंडिडेट्स यूज्ड इमेज ऑफ डेथ, है ना डार्कलिंग थ्रश तुम लोग के कोर्स में कि नहीं है? आई नीड टू फाइंड इट आउट। अब यू पीपल हैव कंफ्यूज्ड मी। अच्छा रुको, ठीक है, होगी। मोस्ट कैंडिडेट्स यूज्ड इमेजेस ऑफ डेथ, डोवर बीच है, ठीक है। एज फार एज आई रिमेम्बर तुम लोग के कोर्स में सडनली आई जस्ट फॉरगेट दीज थिंग्स। डोवर बीच है, ठीक है। बर्चेस आई रिमेम्बर। और कौन सी है? जॉन ब्राउन है। और कौन सी है दैट आई हैव टॉट? एक ये वाली है ही, आई गेस। वन मोर इज देयर जो मैं भूल रही हूँ। डार्कलिंग थ्रश इज देयर एंड डॉल्फिन्स इज देयर। हाँ, तो क्या बोला गया है इसमें कि मोस्ट कैंडिडेट जो है दे हैव यूज्ड इमेजेस ऑफ डेथ टू emphasize the growing gloom of the age and how the thrushes song breaks this mood of depression and monotony। क्या लिखा गया है कि कई सारे मतलब कैंडिडेट्स ने बताया था दैट यस अ लॉट ऑफ डेथ वाला जो इमेजेस थे वहां पर, कंट्रीज कॉप्स वाला सीन था, वो सारी चीजें उसमें शो की गई हैं। एंड कि कैसे जो बर्ड का सॉन्ग है इट ब्रेक्स ओवर दैट डिप्रेशन एंड मोनोटनी, तो ये सारी चीजें उसमें शो की गई थी। अब हम लोग इसका एनालिसिस जो आंसर दिए हुए की पॉइंट्स दिए वो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि कैंडिडेट जो है दे हैव यूज द फॉलोइंग, यू आर सपोज टू यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपकी मार्किंग स्कीम है कि ये चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। ड्रेयरी रेस ऑफ द पोएट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज स्टेट ऑफ माइंड जस्ट बिकॉज कि ही इज वेरी मच इन डिस्पेयर इन ग्लूम, और जो ब्लीक एटमॉस्फेयर अराउंड हिम है वो सारी चीजें उसका सेट ऑफ माइंड दिखा रहे हैं कि वो कैसे जा रहा है, मतलब ही इज लेस ऑफ हैप्पी दैट टाइम। ही ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स द ब्लीकनेस ऑफ द वर्ल्ड through the powerful images which project a dead world bereft of all inspiration। मतलब वो वर्ल्ड जिसमें जरी सी भी इंस्पिरेशन या होप या जॉय नहीं है, उसको वहां पर बहुत सारे पावरफुल इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है। ये जो लैक ऑफ एनर्जी है इट इज फेल्ड बाय ऑल मैनकाइंड, कोई भी कम्युनिटी सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं है, जितने भी मैनकाइंड है वो सब अपने घर जाकर के अपनी हाउस होल्ड फायर्स को जला चुके हैं। द थ्रश का जो सॉन्ग है इट ब्रेक्स दिस डिप्रेशन एंड मोनोटनी, जो फुल हार्टेड जॉयसनेस है सॉन्ग में, इट अमेजेस एंड स्टार्टल्स द पोएट especially as it emanates from the aged thrush, frail and battered by the winds, that is metaphorical। मतलब उसमें यहाँ पर उसको शो किया गया है कि वो कितनी ज्यादा डिस मतलब मेस्ड अप है उसका जो शो करे, उसके बावजूद द बर्ड इज सिंगिंग अ वेरी नाइस सॉन्ग। देन हिज सेंस ऑफ अमेजमेंट इज heightened by the fact कि surrounding gloom cannot give any cause of joy, still the bird is singing a happy song। This leads the poet to reflect on the thrush's source of joy, और यहाँ से वो खुद को क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज हैपनिंग, काइंड ऑफ सेल्फ एनालिसिस कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैटर इज। Poet himself cannot find a reason of the joyness of the bird. He therefore concludes कि bird knows some hope and joy which eludes the poet, indicating that in spite of all the darkness and dispiritedness, there is still some room for home, hope and joy। कुछ तो ऐसा है जो बर्ड को हैप्पी कर रहा है और मुझे वो नहीं कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट वन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब देखो डार्कलिंग थ्रश में तो यू कैन प्रिपेयर दीज पॉइंट्स ओनली, घूम फिर करके यही आना है उसमें, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वन दैट इज बर्चेस। बर्चेस में डिस्कस व्हाट डिफरेंशिएट्स द स्विंगिंग ऑफ बर्चेस इन द पोएट्स अडल्टहुड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। जो डिफरेंस है यहाँ पर वो आपको इसमें शो करना है, जिसमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अबाउट द बर्चेस दैट
where it is हाँ ये वाला मोस्ट आंसर्स वर इनएडिक्वेट समरीज ऑफ द पोएम, जो तुम लोग को नहीं लिखनी है. कंट्रास्ट बिटवीन द चाइल्डहुड जॉयज, द क्लोजनेस टू नेचर एज अपोज टू द डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द केयर्स ऑफ लाइफ इन अडल्टहुड was not brought out in the poem. मतलब कैंडिडेट्स ने ये नहीं बताया था कि बचपन में बर्चेस में जो पोएट था वो जॉय के लिए, खुशी के लिए वहां पर घूमता फिरता था, उसको वो कनेक्शन उसको शो होता था विद द नेचर. बट बड़े होकर के वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ से एस्केप करने के लिए नेचर में जाना चाहता था. So this was not brought out. Most candidates wrote the summary without discussing but differentiate swinging of birches in the poet's adulthood from childhood. This is very important. आपको इसका ये difference जो है वो समझना पड़ेगा. Some scattered references are mentioned without accurately justifying the question. Most candidates gave irrelevant descriptions of the birch trees जो नहीं पूछा गया था उसमें. And how their frozen branches जो थे they were encrusted with ice in the morning and after an ice storm. तो ये सारी चीजें उसमें पूछी ही नहीं गई थी. ठीक है, मतलब जब डिस्क्रिप्शन पूछे जाते हैं then you can mention it, ऐसे ही उसमें मत लिखा करो कुछ भी. Most candidates could not bring out the boy's conquest for trees, which stands in sharp contrast with the pain of the adult world, which is described as pathless wood. तो जो बॉय का जो कॉन्क्वेस्ट था फॉर ट्रीज, वो हाउ इट स्टैंड्स इन कंट्रास्ट विद द अडल्ट वर्ल्ड, जहां पर उस नॉर्मल चीजों से वो एस्केप करना चाहता है फ्रॉम दोज रियलिटीज. तो वो चीजें उसमें नहीं शो की गई हैं एज यू नीड टू शो देम. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. जो डिफरेंस उसमें पूछा गया है चीजों का, बर्चेस का, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे. ये सारे पॉइंट्स हैं, सिंस इट इज अ लॉन्ग आंसर तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन करने होंगे. ठीक है, मतलब अराउंड यू शुड हैव 10 मार्क्स 10 पॉइंट्स. बहुत क्लियर रहा करो कि कितना लिखना है. 5 मार्क्स है 5 पॉइंट्स लिखो, 10 मार्क्स है 10 पॉइंट्स लिखो. The poet is pleased with the resolution which is presented in the last two lines of the poem Birches. He likes the idea of a vacation from the troubles of life as long as it is only a vacation and not a permanent situation. वो कहता है कि मुझे वहां पर जाना है, मैं खुशी खुशी जाऊंगा सिर्फ तब तक जब तक कि वहां पर रहना एक वेकेशन के जैसे एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है. पोएट मेंटेन करता है दैट वन मस्ट रिमेन विद इन द रियल वर्ल्ड एंड कंप्लीट that complete escape into the world of imagination is not desirable. The real world might be a place of pain but it is also a place of love. कि मतलब कहता है कि जो रियल वर्ल्ड है उनको वहीं पर रुकना चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत एस्केपिज्म इज ओके. रियल वर्ल्ड भले ही इट इज अ वर्ल्ड ऑफ पेन बट इट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ लव. द इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो बहुत इनोसेंट है. शुड वी live in the world of imagination or in the world of reality? वो सिर्फ it has been a question there. Earth, वो कहता है, the poet कहता है that states that he does not want to complete escape from the earth क्योंकि earth is the right place for love. वो ये चीज बताता है. वो कहता है instead he imagines milder pleasure of gradually climbing up the trees towards heaven and of the gentle descent as the tree would place him down to the ground. In this way Frost imagine करते हैं कि birch swinging experience जो है is good both going and coming back, कि जाओ और वापस आ जाओ. It should be like this without a conflict of imaginative flight and earthly reality. ठीक है, सपोज करो कि ये birches हैं, मतलब थोड़े से अजीब लग रहे हैं ये birches. मैं घूम के जा रहा हूँ वापस आ जा रहा हूँ, तो वापस आना इज गुड इनफ. हमको वहीं ऊपर आसमान में कहीं नहीं रहना है. आई नीड टू कम डाउन टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ ऑल्सो. तो यही चीज इसमें यहाँ पर बस बोली गई है. इनफैक्ट ये रियल वर्ल्ड ही है दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पोएट टू हैव हिज फैंटेसीज. ओके, फिर इन चाइल्डहुड स्विंगिंग ऑफ बर्चेस जो है वो सिंबॉलिक ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर था, कि वो बहुत ज्यादा ही वॉज हंग्री फॉर द लव ऑफ नेचर, कि मुझे बहुत ज्यादा नेचर के साथ रहना है. द बॉय subdues that is his father's trees riding them until he takes the stiffness out of them.
दिस लीव्स हिम एब्सोल्युटली विक्टोरियस ओवर द ट्रीज, कि वो सारे ट्रीज को उसके ऊपर स्विंग कर करके उसको बेंड कर देता है. नो वन लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर. बॉयज की जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ट्रीज मिरर्स हिज विक्ट्री ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन ओवर द रियल वर्ल्ड. फॉर नाउ उसका जो विजन है अब वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है. रिप्लेस द आइस स्टॉर्म्स ऑन द कॉज ऑफ ट्रीज कंडीशन. अडल्टहुड में ही सेज कि सो was once myself a swinger of birches and so I dream going back to be. और अब मैं वापस उस चीज में जाना चाहता हूँ. ये जो लॉन्गिंग है सिंपल चाइल्डहुड की, ये कंट्रास्ट है विद द पेन ऑफ अडल्ट वर्ल्ड विच इज डिस्क्राइब्ड एज पाथलेस वुड, की बस जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. ये चीज इसमें शो की गई है. पाथलेस वुड एक सिमली है, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, इसको कंपेयर किया गया है लाइफ को टू अ फॉरेस्ट वेयर देयर इज नो क्लियर पाथ एंड मे इजिली लूज वंस वे, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम हो सकता है कि वहां से रास्ता भूल जाएं. जो स्पीकर है ही वॉन्डर्स अलोन बर्डनड डाउन विद हार्ड चॉइसेस ऑफ बीइंग एन अडल्ट. ही फेसेस बर्निंग एंड टिकलिंग with cobwebs and broken across it, and one's eye weeping from the twigs having lashed across it open. मतलब कि उसके आईज में कुछ चला जाए और ऐसा उसको फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है वो ऐसी ही है. Adulthood need to escape darkness of life for a moment, youth, conquest, nature और pleasure. ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको शो करनी है जो इसमें दी हुई है. दीज आर द पॉइंट्स दैट आर सपोज टू बी देयर. दिस इज ऑल. अभी रुको, एक कुछ सजेशन भी होगा कि पोइट्री हमें अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है. जैसे हमने शॉर्ट स्टोरी बताया भाई टेक्स्ट भर भर के आते हैं, तो टेक्स्ट पढ़ो. पोएम्स में उसमें लिखा है कि समरी उसमें जरूरी नहीं है. यू आर सपोज टू हैव अ नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम. Okay, teach poem in the conquest of contemporary times. Poet's point of view should be brought out in conjunction with the students. Imagine images and parallelism should be explained. फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स जो है दे शुड डेवलप हेल्प शुड बी हेल्प टू डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू. उनको चीजों का एक अपना नजरिया उनका होना चाहिए, एक एनालिसिस होनी चाहिए. दिस विल हेल्प देम टू write relevant points and have a comprehensive answers, critically analyze individual poems. Okay, poems should be taught with relevant examples which lead to better understanding of the poem and the point of view. Students should be helped to understand what the poem is actually saying in the poem. ठीक है, poet actually क्या कह रहा है ये आपको समझना होगा. तो वॉच द वीडियोज वट एवर आर देयर. इन केस आपको किसी पोएम में कोई इश्यूज होते हैं तो जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लियर द डाउट्स. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को एनकरेज करो कि वो क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें. अब यहाँ कहाँ क्लास डिस्कशन में करूँ. हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टोन एंड मूड ऑफ द पोएम. इज इट जॉयस, इज इट सैड, इट इज हैप्पी, कैसी है वो पोएम, वो आपको समझना होगा. इंश्योर कि स्टूडेंट जो है दे टेक द पोएटिक टूल्स एंड डिवाइसेस, वो उसको समझे. मतलब इन द सेंस कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से उसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं. यू शुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कुछ टर्म्स एंड वर्ड्स यूज्ड, वहां पर वो क्यों यूज किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए. जनरल समरीज जो है वो काम की नहीं होती हैं. Statement made in the question should be analyzed and discussed with appropriate references to the poem. Okay, कि मतलब जो भी statements हैं उनको समझना चाहिए और वो poem के reference में उसको explain करना चाहिए. So this is all for today. यही part से आपके I will send you this PDF along with the link of this video on Telegram. Do watch it. दोबारा से इसको पढ़ लेना. जो आपके काम के इसमें points हैं अपने पास उसको लिख लेना. ठीक है, नॉट प्रिंट आउट आर गुड बट स्टिल आपके पास अगर वो चीजें रिटर्न में होती है तो आपके सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं चीजों को प्रिपेयर करने और लर्न करने में. अब ये जो पोइट्री वाला हिस्सा है ना, इसको पढ़ के मेरे को टेंशन हो रही है कि ओ गॉड लिटरेचर इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब वी वर नॉट यूज वी डोंट नेवर यूज टू स्टडी ऑल दिस एनालिसिस ना. जब हम लोग छोटा बच्चा थे, हम लोग का क्लास 12 था, तो हम लोग सब चीज नहीं, बस जो आता था लिख देते थे, जो आता था लिख देते थे. बट यहाँ पर द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट द काउंसिल हैव, तो आपको अगर 90-95 का चाहिए वो टारगेट फुलफिल करना है तो फिर यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द
council itself, summaries आर गुड इनफ, बट अगर आप कोट्स प्रिपेयर कर लोगे उसके, इन केस आप बहुत ही ज्यादा हाई ऑर्डर आंसर नहीं लिख रहे हो, स्पेशली इन पोएट्री, स्पेशली दीज बर्चेस एंड डोवर बीच काइंड ऑफ पोएट्रीज, आई एम टेलिंग यू, बड़ी अजीब किस्म की होती हैं, तो इसमें कोट्स अच्छे रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस इज गुड इनफ कि आप उसको पढ़ लो, थीम्स आर गुड इनफ, तो प्रिपेयर इट. Rest, whatever issues you have, you can do mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.